बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर ये है अडयाला जेल से कि इमरान खान के तोशाखाना रेफरेंस 2 के अंदर जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तौसीह कर दी गई है और दो वाकयात वहां पर बड़े इंपॉर्टेंट हुए। अडयाला जेल के दरवाजे के ऊपर इमरान खान के वकला को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। खासतौर पर नईम पंजोता साहब को टारगेट आज किया गया है पाकिस्तान के अंदर अडयाला जेल के हुकाम की तरफ से। दूसरी चीज़ जो कल आपको मैंने खबर दी थी कि मनपसंद सहाफ़ी और एक पूरी टीम तब्दील कर दी गई है और मुदाखलत हमेशा से जहां सियासत के अंदर होती रही है वहीं पर अब न्यूज़ रूम्स के अंदर भी मुदाखलत हो रही है और वो तमाम सहाफ़ी जो खान साहब से मिलने जाते हैं उनका बायोडाटा पहले चेक किया जाता है और किस किस्म की वो रिपोर्टिंग करते हैं, उनके ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर इमरान खान को लेकर उनके क्या ख्यालात हैं, इमरान खान से पूछे गए सवालात के ऊपर किस किस्म का बयानिया बन रहा है, ये डीप ड्रिल करके चेक किया जाता है। और जब इन्हें पता ही चला कि बहुत सारे सहाफ़ी अपने चैनल्स को तो रिपोर्ट करते हैं, वो चैनल्स नहीं चलाते, तो सहाफ़ी इन खबरों को दीगर चैनल्स और इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स को देते हैं और वहाँ से इमरान खान का जो बयानिया चल रहा है, लिहाजा इस बयानिए को रोका जाए। तो व्यूअर्स, उन तमाम सहाफ़ियों को भी अंदर जाने से रोक दिया गया है और हर टेलीविजन चैनल्स ने एक तरह से ओवरहॉलिंग की है और नए नाम जो हैं आपको इस वक्त अडयाला जेल के अंदर सहाफ़ियों के नजर आएंगे जो इस वक्त कवरेज कर रहे हैं। अब आज की ये जो गुफ्तगू थी इमरान खान की, 4 चीज़ें उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट इमरान खान की तरफ से की गई। पहली, 9 मई हुकूमत की लाइफ इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस कैसे है ये इमरान खान ने बड़ी डिटेल के साथ बताया। और फिर बाबूजी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 नए रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। हमूदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट, पहली मरतबा किसने इसका जिक्र किया और फिर हुकूमत, चाहे वो आसिफ अली जरदारी की हो, नवाज शरीफ की हो, शहबाज शरीफ की हो, पीडीएम की हो, ये अपनी हुकूमतों में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या बातें करते रहे और फौजी आमरों के लिए इनके क्या अल्फाज थे, ये बड़ी डिटेल के साथ खान साहब ने बताया। पहली चीज़ 9 मई की लाइफ इंश्योरेंस। खान साहब ये कहते हैं कि जब भी मुज़ाकरात की बात होती है तो ये 9 मई का शोर मचाते हैं। 9 मई ख़त्म हुआ तो उनकी हुकूमत और सियासतदान दोनों ख़त्म हो जाएंगे। जमहूरियत की बातें करने वाले बूट के आगे लेट जाते हैं। 9 मई की तहकीकात करनी है तो उसके लिए आपको जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के अंदर बनाना पड़ेगा। मुझे अगवा करने का जिसने हुक्म दिया, जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब की, असल में वो ही 9 मई का मास्टर माइंड है। आपने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, सुनी होगी, तो जब भी पेट्रोलियम पर बात हो, महंगाई पर बात हो, मुल्क की हालात के ऊपर बात की जानी हो, तो ये वज़रा करते क्या हैं, ये उस मुद्दे से हटकर 9 मई को घसीट कर लेकर आते हैं। पाकिस्तान की मईशत की जब बात होती है तो इमरान खान के साथ इसे जोड़ा जाता है कि हम तो मुल्क जो था वो 2017 में ठीक करके गए, सही सब कुछ हम छोड़ कर गए, लेकिन इमरान खान के आने के बाद मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। हालांकि पिछले 3 बरसों से नवाज शरीफ की हुकूमत है इस मुल्क के अंदर और जिस तरह से हालात ठीक होने चाहिए थे, एक पूरा टेन्योर आपको ऑलमोस्ट मिल गया, लेकिन आज भी आप हालात ठीक नहीं कर सके। यानी आप ये साबित करने की बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कोशिश करते हैं कि तबाही इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमें एक हुकूमत नहीं बल्कि कई हुकूमतें दरकार होंगी, हमारे इक़्तिदार को बढ़ाओ तभी पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। पाकिस्तान के अंदर ना जो तरक्की का एक नया म्यार, जो मिज़ान कहें, एक नया पैमाना जो ईजाद किया गया वो ये है कि 9 मई के वाक़यात और इमरान खान पर कितनी हम सख्ती करते हैं इन वाक़यात की बुनियाद के ऊपर, ये असल में तरक्की है। और ये एक नया तरीक़ाकार आज हुकूमत ने निकाल लिया है और पाकिस्तान के अंदर जब भी आपकी गुड गवर्नेंस की बात होगी तो आप उस पर बात नहीं करेंगे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, ना कोई सवाल लेंगे, बल्कि बाबूजी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो रिकॉर्ड करके पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के हवाले करते हैं कि आप इसे चलाओ, क्योंकि अगर मैंने आज़ाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो लोग मुझसे सवाल करेंगे। इनके बयानिए, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इनकी हुकूमतें, सब का सब जो माल है वो फिक्स है। इसीलिए 9 मई खान साहब ये कहते हैं कि इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। जिस दिन अपने इस बयानिए से पीछे हटे तो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के भी इनसे पीछे हट जाएंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अगर ISPR की आप देख रहे हैं तो गालिबन 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसके बाद 9 मई के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और मुज़ाकरात और माफ़ी के मामले के ऊपर भी जब भी सवाल हुए इन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर हुए। रेगुलर उनकी अपीयरेंस नहीं होती 9 मई को लेकर। हाँ, अगर कोई इस बयानिए को और इस पूरे मुद्दे को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहा है, अदालतों में तो साबित नहीं हुआ, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए बार बार 9 मई का बयानिया दोहराकर आप अपनी इस इंश्योरेंस को जो है वो यकीनी बनाते हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस आपने ली रखी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से। और दूसरी चीज, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जिक्र किया गया है जिसमें 2 नई एंट्रियां व्यूअर्स होने जा रही हैं। पहली एंट्री है
नवाज शरीफ का यू टर्न, वोट को इज्जत दो का बयानिया कन्वर्ट हो गया बूट को इज्जत दो के बयानिए के अंदर। और नवाज शरीफ साहब की क्या मजबूरियां हैं जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के आगे वो बोलते नहीं है। मजबूरी सिर्फ एक ही है कि बेटी की हुकूमत जाएगी, भाई की हुकूमत जाएगी, और फिर जिस तरह से आपके ऊपर एहसान किया गया और आपकी सियासत को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है, अगर आपसे आपकी सीट छीन ली जाती तो ये खैर एंड तो हो गया नून लीग का, लेकिन बाकायदा तौर पे इसका ऐलान हो जाना था और इसके ऊपर मोहर लग जाती। लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने आपको 9 मई के बयानिए की जो लाइफ इंश्योरेंस दी और फिर उसके साथ साथ बाऊजी को जो एक नई जिंदगी दी है, सियासी वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया, यानी अब इस एहसान के नीचे दब चुके हैं। 4 एम्पायरों के साथ मिलकर आप खेल खेलना चाहते हैं और ये वो अगला नुक्ता है जो इमरान खान साहब की तरफ से उठाया गया। दूसरी पार्टी को आपने मैच खेलने की इजाजत नहीं दी। नवाज शरीफ को जिताने के लिए 74,000 वोट दिलवाए गए। पतन की रिपोर्ट है, यास्मीन राशिद से जितवाने के लिए नवाज शरीफ को 74,000 वोट जो है वो दिलवाए गए। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से आप ये सवाल करें ना तो वो आपको इसका जवाब नहीं देता। और काजी साहब के लिए और उनकी एक्सटेंशन के लिए जो सहूलतकारी की जा रही है, व्यूअर्स, ये अगले 55 दिन इस बात का फैसला करने जा रहे हैं कि मुल्क के अंदर सियासी निज़ाम किसका होगा और क्या एक नया निज़ाम लाया जाएगा, आइन में तरमीम करके किसके हाथ मजबूत किए जाएंगे। इन तमाम चीज़ों का फैसला जो है ये अगले 55 दिनों के अंदर हो जाएगा और सारा दारोमदार जो है वो उस फैसले के ऊपर है जो मंसूर अली शाह साहब जो है इस वक्त अपने चैम्बर में बैठे हुए लिख रहे हैं। खान साहब एक और बात भी करते हैं कि मुज़ाकरात किसके साथ होंगे, उन्होंने वाजे कर दिया। आज फिर उनसे ये सवाल हुआ, खासतौर पे ऐसे वक्त में जब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि मुज़ाकरात महमूद खाना चिकज़ई से 2 माह से चल रहे हैं। एहसन इकबाल कहते हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मरियम और नवाज शरीफ का बयान जो उनसे मंसूब करके चलवाया गया कि उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन मुज़ाकरात हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब की क्या औकात है कि वो अपनी मर्जी से बाऊजी की मर्जी के खिलाफ जाकर मुज़ाकरात करें। ये सारे मिलकर गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं। और जिस तरह शहबाज शरीफ मफाहमत और मज़ामत की बात करते थे, एक भाई मफाहमत कर रहा है, दूसरा मज़ामत कर रहा है, अभी भी वही खेल खेला जा रहा है ताकि पाकिस्तान की जो सबसे मकबूल जमात और उसकी मकबूल जमात का जो लीडर है इसे एंगेज किया जाए और जो एजिटेशन है दूसरी तरफ से जो अपोजिशन है इसे काउंटर करने के लिए एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। खान साहब ने मुज़ाकरात का जी जवाब दे दिया है। महमूद खाना चिकज़ई को ये मैंडेट दिया गया है, वो जाएंगे और देखना ये होगा कि आगे से हमें क्या जवाब मिलता है। जो तीसरी चीज़ थी वो एहसन इकबाल साहब। खान साहब ये कहते हैं कि एहसन इकबाल ने पहली मरतबा हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का बताया। एहसन इकबाल ने फौज से मुतल्लिक कहा था कि रियासत के अंदर रियासत है। एहसन इकबाल ये भी कहते रहे कि पाकिस्तान को म्यांमार बनने जो है वो इस वक्त जा रहा है और आप एहसन इकबाल से ये सवाल नहीं करते। खान साहब, मैं आपको और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे अपने सुनने वालों के सामने हम रख सकते हैं। जो टांगे कांप रही थी जनरल बाजवा के बारे में, आपके किसने कहा था? स्पीकर जो आज भी स्पीकर है याद सादिक, उनके क्या अल्फाज थे? फिर इसके बाद ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा तरफदारी करते रहे, उन्होंने क्या कहा कि ये सीने चौड़े करके आकर हमसे बजट जो मांगते हैं, आप 65 हार गए, आप 71 हार गए, आप कारगिल हार गए, और उन्होंने तमाम जो पाकिस्तान की फौज की नाकामियां थी उनका जिक्र किया। ये उनके अल्फाज है, मेरे नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ पे आपको याद होगा कि ऐसी खबरें भी आई कि किसी सहाफ़ी को की तरफ से दरख्वास्त दिलवाई जाए और सहाफ़ी साहब जो इस बात का फैसला करेंगे कि खान साहब ने मेरी मौजूदगी में हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र किया। और व्यूअर्स, एक बयानिया बनाने की कोशिश तो की गई लेकिन वो बयानिया इनसे नहीं बन पाया। इससे पहले हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का जिक्र बाऊजी भी कर चुके हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब ने बड़ी डिटेल के साथ हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट का जो है वो जिक्र किया। तो ये तमाम लोग जिक्र करते हैं लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। मैंने कल भी ये बात कही थी, दोबारा मैं आपके सामने रख देता हूं कि फजलुर रहमान ने जब से 8 फरवरी की इलेक्शन के बाद जो हुकूमतें बनी, जितने सख्त अल्फाज फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस्तेमाल किए, शायद पाकिस्तान के किसी दुश्मन ने भी इस्तेमाल नहीं किए होंगे। और ये जवाबुल जवाब चल रहा था। इधर से कहते हैं कि अपनी आईनी हद में रहो, उधर से जवाब आता है कि हमें अपनी आईनी हद का पता है, और फिर ये कहते हैं कि हम आपको आपकी आईनी हद में पीछे धकेल देंगे। तो ये क्या हो रहा था? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर खुली और नंगी तनकीद जो है वो फजलुर रहमान साहब करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो आज भी आंख के तारे हैं। और किसी ने ये बात कही भी है ये फजलुर रहमान की जमात के अंदर से कि जब आप
आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जो एक शख्सियत वहाँ पर थी, अगर उनको आप देखें तो पता ही चलता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की नोड है और वो चाहते हैं कि फजल रहमान साहब का साथ लेकर आप आइन में तरमीम करें और मर्जी का एक जो निज़ाम है उसे लाया जाए। व्यूअर्स, आखिर में नवाज शरीफ 2.5 साल तक वोट को इज्जत दो का कहते रहे, फौज और मार्शल लॉ पर तनकीद करते रहे। ख्वाजा आसिफ ने फौज को जितना बुरा भला कहा किसी ने नहीं कहा। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो नईम पंजोता साहब हैं उन्हें भी अंदर जाने नहीं दिया गया और उन्होंने एक पैगाम जारी किया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ना वो सिनेरियो बता देता हूं कि नईम पंजोता साहब को रोकने की वजह क्या बनी है। नईम पंजोता साहब जब भी इमरान खान गुफ्तगू करते हैं मीडिया से और कोई अगर उसमें एडिशन करना हो तो वो बाहर आकर मिनोअन उस गुफ्तगू को मीडिया तक पहुंचाते ही इनकी ड्यूटी है। नईम पंजोता का शुमार उन वकला में होता है जिन्होंने इमरान खान के साथ खड़े होकर जब उनके ऊपर हमला किया गया, उन्हें अगवा किया गया, तो इन्होंने उस हमले को रोकने के लिए आगे बढ़े और इनके ऊपर तशद्दुद किया गया। अगर आप इनकी वीडियोस देखें तो इनका सर फटा हुआ है। तो नईम पंजोता ऑब्वियसली इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीब हैं। अब उनको भी रोका गया चूंकि ये इमरान खान की गुफ्तगू को बाहर लेकर आ रहे थे, उसको शेयर करते हैं। तो नईम पंजोता चूंकि इमरान खान का पैगाम दुनिया तक पहुंचा रहे थे, इस बुनियाद पे जहां सहाफ़ियों को रोका गया वहीं पर अब व्यूअर्स नईम पंजोता साहब के ऊपर भी एक तरह से पाबंदी जो है वो लगा दी गई है। मैं आपको व्यूअर्स एक और भी खबर दे दूं। व्यूअर्स, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन के मामले के ऊपर हुकूमत जो खेल खेल रही थी और इस खेल के जितने भी प्लेयर्स थे अब एक एक करके रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। आजम नजीर तारड़ साहब से जब भी काजी साहब की एक्सटेंशन के मामले के ऊपर सवाल हुआ तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि काजी साहब इसमें दिलचस्पी नहीं रखते। और आपको वो एक वाकया सुनाते हैं कि मैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान काजी साहब से मिलने उनके चैम्बर में गए। हमने हुकूमत की इस ऑफर को काजी साहब के सामने रखा और ये कहा कि काजी साहब, हुकूमत आपको एक्सटेंशन देने में दिलचस्पी रखती है, लेकिन काजी साहब ने दोनों हाथ खड़े करके कहा कि मुझे हुकूमत की इस दिलचस्पी में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब वक्त आएगा मैं रिटायरमेंट लूंगा और घर चला जाऊंगा। लेकिन व्यूअर्स, क्या हालात वाक़यात इतने ही सादा हैं? आप इस वाक़े को अगर माजी की एक और एक्सटेंशन के वाक़े के साथ कंपेयर करके देखें तो पता ये चलता है कि दिल में इकरार होता है और जुबान पे इनकार होता है और पसे पर्दा सहूलतकार होता है। और किस किस्म की सहूलतकारी की जाती रही। और जनरल बाजवा ने अमेरिका के दौरे के दौरान यह बयान जारी किया कि वो एक्सटेंशन में दिलचस्पी नहीं रखते और वक्त आने पर वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन व्यूअर्स, पसे पर्दा मलिक अहमद खान के जरिए कोशिशें की जा रही थी कि किस तरह बाऊजी को मनाया जाए, शहबाज शरीफ साहब को मनाया जाए और उन्हें एक्सटेंशन दे दी जाए। हमने मलिक अहमद खान को लंदन की सड़कों पर देखा, उनको हसन नवाज के दफ्तर में आते जाते यहाँ पर बहुत सारी उनकी वीडियोस मौजूद हैं। और फिर उनसे सवाल भी हुआ कि आप यहाँ पे करने क्या आए हैं। तो मलिक अहमद खान साहब उस वक्त तो इसका जवाब नहीं देते, लेकिन हमारे ज़राए हाउस ऑफ शरीफ के अंदर ये हमें बता रहे थे कि मलिक अहमद खान एक जनरल की लॉबिंग के लिए लंदन आए हैं। क्योंकि उस वक्त ये सवाल ज़रूर पूछा जा रहा था कि मलिक अहमद खान का नून लीग की सियासत में कोई ऐसा खास किरदार नहीं है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मलिक अहमद खान एकदम से इतने इंपॉर्टेंट हो गए। व्यूअर्स, इसका जवाब हमें आने वाले महीनों के अंदर पता चला। जब मलिक अहमद खान से एक्सटेंशन के बारे में जब सवाल हुआ तो उन्होंने खुद कहा कि जनरल बाजवा से उनके ज़ाती नोयत के ताल्लुकात हैं और उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने खुद ही उस सहूलतकारी से पर्दा उठा दिया जो माजी में लंदन में हाउस ऑफ शरीफ के अंदर बैठ के जनरल बाजवा के लिए करते रहे। लेकिन अब हो क्या रहा है? आज आपने देख लिया कि 3 लोग, मलिक अहमद खान हो, ख्वाजा आसिफ साहब हों या इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह, आपको जनरल बाजवा की एक्सटेंशन वाले मामले के ऊपर तरह तरह की डिफरेंट स्टोरीज सुनाते हुए नजर आएंगे। और जनरल बाजवा को जहां पे तनकीद का निशाना बनाया जाता है वहीं पे मलिक अहमद खान उन्हें बचाते हुए आपको नजर आएंगे। यानी सहूलतकारी हो रही थी और मलिक अहमद खान सहूलतकारी कर रहे थे और जुबान पर उनके इनकार था, लेकिन दिल में इकरार था और पीछे उनके एक सहूलतकार था जिसका नाम था मलिक अहमद खान। व्यूअर्स, आज भी मुल्क के अंदर यही कुछ हो रहा है। अब काजी साहब की जो एक्सटेंशन का मामला है ना, हुकूमत ये तासुर दे रही है कि काजी साहब इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन इन्होंने इसका एक हल पेश कर दिया है। और हल क्या है कि जजेस की उम्र को बढ़ा दिया जाए। जब जज की उम्र को बढ़ाया जाएगा तो इससे क्या होगा, काजी साहब की उम्र भी ऑब्वियसली रिटायरमेंट की बढ़ेगी। अगर 65 बरस है तो इसे बढ़ाकर आप 2 साल इसमें इजाफा कर देंगे। और इसके साथ साथ तमाम दूसरे जजेस भी उस एहसान के बोझ तले दब जाएंगे जो सिर्फ काजी साहब पे नहीं हो रहा बल्कि तमाम जजेस के ऊपर हो रहा है। अगर काजी साहब अकेले
इस एक्सटेंशन को कबूल करते हैं तो फिर ऑब्वियसली बाकी जजेस इसके ऊपर इतराज उठाएंगे। चैम्बर्स के अंदर जो हमारे जराए व्यूअर्स ये बता रहे हैं कि ऑलरेडी इसके ऊपर बहस हो रही है कि अगर काजी साहब को एक्सटेंशन दी गई तो पाकिस्तान की तमाम बार्स जो है वो खड़ी होंगी। और याद रखिएगा, इसका पहला जो रिएक्शन है वो मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर नजर आएगा। तो हुकूमत केयरफुली अब ये सारे का सारा खेल प्लान कर रही है और बाकायदा तौर पर काजी साहब की तरफ से जो मेरे सर्कल्स हैं मुझे ये बताते हैं और जरा ये कंफर्म करते हैं कि ये एक रास्ता दिया गया कि आप सिर्फ मुझे एक्सटेंशन ना दें, अगर आप मुझे एक्सटेंशन देंगे तो मैं इसे कबूल नहीं करूंगा। हाँ, अगर तमाम जजेस को उनकी उम्र रिटायरमेंट की अगर बढ़ा दी जाती है तो फिर ये तासुर जाहिल हो जाएगा कि सिर्फ काजी साहब का मामला नहीं है बल्कि तमाम जजेस को हम एक तरह से नवाज रहे हैं और उनका मुंह भी एक तरह से बंद कर दिया जाएगा। तो ये व्यूअर्स वो रास्ता निकाला गया सहूलतकारी का जो इस वक्त ज़ेरे बहस है और हुकूमत इसके ऊपर अमल करवाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन अब जो सवाल ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने इस खबर की बाकायदा तौर पर तस्दीक भी की और वो ये कहते हैं कि अकेले एक्सटेंशन कबूल नहीं करूंगा, हाँ अगर सबकी उम्र की हद बढ़ा दी जाए तो ये ठीक है। अच्छा, अब आपको व्यूअर्स ये भी याद रखना है कि आईनी तरमीम के लिए आपको 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो ये कहते हैं कि हमारे पास आईनी तरमीम करना ये हमारा हक है, लेकिन दोनों हाउसेस के अंदर हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। तो पहला जो हदफ इनका है कि पाकिस्तान के जजेस को किसी तरह कंट्रोल किया जाए तादाद बढ़ाकर, और फिर इसके साथ साथ इनकी उम्र में इजाफा भी किया जाए। जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से रब्ता किया गया तो उनका ये मौक़िफ़ था कि अगर आप अभी ये तमाम काम करेंगे और एक्सटेंशन वाला मामला और इसके साथ साथ जजेस की रिटायरमेंट अगर बढ़ा दी जाती है तो ये तासुर जाएगा कि जजेस को रिश्वत दी गई है हुकूमत की तरफ से, लिहाजा इंतजार करें ये तमाम जजेस जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं ये रिटायर्ड हो जाएं, और अगर कोई तब्दीली करना वाकई मकसूद है तो मौजूदा जुडिशरी को इससे अलग किया जाए। खबर व्यूअर्स ये भी है कि जस्टिस मंसूर से अभी भी राब्ते किए जा रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है और ये 55 दिन बहुत ही अहम होंगे। मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला अगर आ गया और ये हुकूमत के खिलाफ हुआ तो फिर ये प्लान बी जो हुकूमत ने बनाया हुआ है इसके ऊपर मिनो अन अमल किया जाएगा। तमाम जजेस की एक्सटेंशन वाला मामला, उनकी उम्र बढ़ाई जाती है या फिर इसके साथ साथ सिर्फ काजी साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी, इसका फैसला बाद में किया जाएगा। लेकिन एक्सटेंशन वाली बात अभी भी टेबल पर मौजूद है और काजी साहब को भी मनाने की कोशिश की जा रही है। व्यूअर्स, दूसरी चीज़ इसके अंदर हुकूमत ये भी सोच रही है, मेरी नून लीग के कुछ दोस्तों से बात हुई और वो ये कहते हैं कि अगर उम्र की हद को बढ़ाया गया तो सिर्फ ये काजी साहब पे इतलाक नहीं होगा बल्कि बाकी जजेस की उम्र में भी जो इजाफा है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा उनकी रिटायरमेंट का। तो फिर हम कहाँ पे खड़े होंगे? जो तबाही और जो खदशात हमें इस वक्त लगते हैं कि अगर हमने ये काम ना किया और जस्टिस मंसूर के आने के बाद तमाम फ़ायदा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा और जस्टिस मंसूर के फैसले और उनके जो बयानात हैं ये एक वाज़ेह ऐलान कर रहे हैं, तो इसे आप टाल तो सकते हैं लेकिन 1 बरस के बाद या 2 बरस के बाद जब एक्सटेंशन और जो उम्र की जो इसमें आप हदबंदी एक नई मुकर्रर करने जा रहे हैं, ये फैसले दोबारा से रिवर्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जस्टिस मंसूर की उम्र जो है वो आज 62 बरस है और आप इसकी जो उम्र में इजाफा कर देते हैं रिटायरमेंट की और 66 या 67 कर देते हैं तो काजी साहब आज से ठीक 2 बरस बाद रिटायर हो जाएंगे। तो मंसूर साहब जो हैं वो दोबारा अगले चीफ जस्टिस तो आखिरकार बनेंगे, 1 साल बाद बन जाएंगे, 2 साल बाद बन जाएंगे। तो उस वक्त हुकूमत क्या करेगी, इस तनाजुर के ऊपर भी इस पूरी सिचुएशन को जो है वो देखा जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब का जी एक इंटरव्यू और वो उन्होंने फैज़ हमीद साहब के हवाले से क्या कहा, एक तरह से तारीफ ही की और वो ये कहते हैं कि फैज़ हमीद पर क्या सराई नहीं बनती, इदारे ने मुख्तसर और जामे बात कर दी। फैज़ हमीद पर आर्मी चीफ की तैनाती और मर्जी की पोस्टिंग लेने का इल्ज़ाम तो लगता रहा है। इस मकसद के लिए उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पीटीआई को इस्तेमाल किया। अगर ये इल्ज़ाम है तो फिर फैज़ हमीद अकेले नहीं कर सकते बल्कि इमरान खान उनके साथ हैं। देखें जी, उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे और आर्मी चीफ एक वहाँ पर बैठा हुआ था, उसकी इजाज़त से सब कुछ हुआ और फिर जनरल फैज़ हमीद साहब को जिस तरह DGISI तब्दील किया गया, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्जी शामिल नहीं थी, खान साहब की मर्जी शामिल नहीं थी, लेकिन जनरल बाजवा ने जाकर ये बाकायदा तौर पर ऐलान किया। और ये जो गुफ्तगू राना साहब कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इट इज़ टू लेट इन द डे, अब इसकी कोई हैसियत जो है वो नहीं है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने की, तारीफ़ करते हुए नजर आते हैं फैज़ हमीद की, और वो ये कहते हैं कि इन्हें जो टास्क दिया जाता ये भरपूर तरीके से अंजाम देते और उनके लोगों से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। आर्मी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से हटकर ये मानना होगा कि वो बड़ा समझदार अहलियत वाला बंदा है, उसके ज़िम्मे जो काम भी लगा उसने भरपूर निभाया, भले वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। यानी जो टारगेट आपने दिया वो टारगेट ज़रूर जो है वो पूरा करते, और एक तरह से राना साहब ने उनकी जो है वो तारीफ़ किया। अच्छा, एक्सटेंशन के मामले के ऊपर
ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ رانا صاحب نے آج دوبارہ کہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن والی بات ہمارے سامنے کبھی نہیں ہوئی. شہباز شریف نے کبھی بھی نہیں کہا کہ قمر جاوید باجوہ نے اگر آ کر ایکسٹینشن کا کہا. نواز شریف سے قمر جاوید باجوہ کے سسر اعجاز کی لندن میں ملاقات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی، نہیں ہوئی ہوگی، لیکن ملک احمد خان صاحب جس طرح سے طرفداری کرتے رہے اور جو لابنگ کرتے رہے، اب یہ کوئی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. بہت سارے آرٹیکلز لکھے گئے، بہت ساری باتیں آئی جس میں جنرل باجوہ کو کوٹ کر کے، یہ الگ بات ہے کہ آپ نے انہیں بعد میں نوٹسز کروا دی اور جنرل باجوہ نے انکار کر دیا کہ جناب میں نے تو یہ ایسی باتیں نہیں کی، لیکن وہ ملک احمد خان کے ذریعے اپنی ایکسٹینشن کا سوال اٹھاتے رہے. اور پھر آپ خواجہ آصف صاحب سے پوچھ لینا جو کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ تسی میرے نال ہی مکرو. اور پھر جہاں پر چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کا معاملہ اور جو سہولت کاری کا میں نے پورا ایک باب آپ کے سامنے رکھا، وہیں پر اب سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کے اضافے کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعداد میں اضافے کا بل ایجنڈے میں شامل ہے. سینٹ کا اجلاس آج رات ہوگا جی، اور سینیٹر عبدالقادر سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کا ترمیمی بل جو ہے وہ پیش کرنے چاہ رہے ہیں. بل کے متن کے مطابق سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 21 کی جائے. زیر التوا کیسز کے باعث سپریم کورٹ ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 21 کرنا ضروری ہے. اب یہ سینیٹر عبدالقادر ہیں کون، یہ بھی میں آپ کو بتایا تو ان کا تعلق جی بلوچستان سے ہے. وہ سینٹ میں ایک آزاد سینیٹر ہیں اور آزاد حیثیت میں یہ سینیٹر بنے. لیکن پھر سوال یہ ہے کہ پہلے قومی اسمبلی میں جو دانیال چودھری صاحب ہیں انہوں نے بل پیش کرنا تھا، اجلاس نہیں ہوا، اسے پیش نہیں کیا گیا، لیکن اب اسے سینٹ کے اندر پیش کیا گیا ہے تعداد والے معاملے کو. اور سینیٹر عبدالقادر جو ہیں یہ بل کیوں پیش کر رہے ہیں؟ کیا حکومت اپنے سر سے یہ بوجھ اتارنا چاہتی ہے؟ اور اگر یہ بل سینٹ میں پیش ہوا تو حکومت اس کا کیا ساتھ دے گی؟ اور قومی اسمبلی بھی کیا اسے منظور کروایا جاتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے. ویورز، یہ آج کی ہماری ڈشز تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ نے کہا.